बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख नज़दीक आ रही है, बहुत सारे लोग जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है वो अपनी कैंपेन पे हैं। उसी तरह से मीडिया के लोग भी अपनी प्लानिंग करके फील्ड में जा रहे हैं और हलकों में देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, लोगों से क्या वादे किए जा रहे हैं। तो आज मैं और मेरी टीम भी इस्लामाबाद के हलकों के दौरे पर थे जब हमें खबर मिली कि सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है और इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए ये करारदाद पेश की गई है। हमारे लिए भी शॉकिंग था। इंटरेस्टिंगली जो सेनेटर्स हैं उस ऐवान का हिस्सा, उनके लिए भी शॉकिंग था। ऐसा क्या है पाकिस्तान में, हमेशा से जब भी इंतखाबात करीब आते हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवन हल्के होते हैं जिनको हसास तरीन हल्के और पोलिंग स्टेशंस करार दिया जाता है। माजी में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी और भारी कीमत अदा की है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्द हमलों में, लेकिन खुशकिस्मती से अब काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। वो इलाके जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब रही, वहाँ पे कंपैरेटिवली अब अमन है और अल्लाह ताला का शुक्र है। पाकिस्तान में आम हालात में भी जब इंतखाबात नहीं हो रहे होते तब भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए जो थ्रेट अलर्ट है वो जारी होते रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी जान को ख़तरा है। जैसे इमरान खान साहब जब बाहर थे जेल से, तो उनके लिए भी इस तरह की बातें कई बार की जाती रही हैं। बहुत सारे और सियासतदान ये दावा करते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको धमकियाँ मिलती हैं। ऐसा क्या गैर मामूली हो रहा है इस बार कि ऐवान बाला को इस्तेमाल किया गया? यानी कि ये शरारत लफ्ज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, साजिश इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक मुकद्दस ऐवान जिसमें चोरों की तरह एक करारदाद पेश की जाती है, बिल्कुल चोरों की तरह, चुपके से, बगैर किसी को बताए, एजेंडा पे लाए बगैर, और कोशिश ये की जाती है कि जमहूरियत की रूह इंतखाबात मुलतवी करा दिए जाएं। उस करारदाद में जो वजूहात हैं, ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत गैर संजीदा वजूहात हैं या वो बेबुनियाद हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी वजूहात नहीं हैं कि आप आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दें, आप आवाम को रोक दें कि वो अपने लिए अपनी हुकूमत, अपने हुक्मरान ना चुन सकें। मुल्क कैसे चलाएंगे आप अगर आप इंतखाबात नहीं कराएंगे? कैसे चलेगा ये मुल्क? ये निगरान सेटअप क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या ये आइन की पामाली नहीं है? और अगर 2 महीने आगे ले जाएंगे आप, मौसम अगर ठीक हो जाएगा अप्रैल में, तो क्या उस वक्त दहशतगर्दी का किसी किस्म का कोई खतरा पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा? 100% कोई गारंटी कर सकता है? नहीं कर सकता। काश ये करारदाद ये होती कि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, जिसको ख़तरा है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। हमारे पास सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं, हम एक बहुत बड़ा बजट, एक बहुत बड़ी फोर्स लेके बैठे हुए हैं जिसने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होती हैं। ऐसी करारदाद क्यों नहीं आई? लिहाजा बदनीयती तो अपनी जगह पर यकीनन नज़र आती है। अब उसके बाद जो कुछ हो रहा है, कुछ वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो लोग उस वक्त ऐवान में मौजूद थे, कितने लोग थे जी? 14 लोग थे, जिसमें से 3 कह रहे हैं हमने मुखालफत की है, 11 लोगों ने सेनेट में इस करारदाद की हिमायत की है। 11 लोग ऐवान बाला में हिमायत करते हैं और हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होता है कसरत राय से मंजूर कर ली गई है इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद। मतलब इससे बड़ा मजाक जमहूरियत के साथ, निज़ाम के साथ, अवाम के साथ हो नहीं सकता। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी और उसके बाद आपसे हम बहरामंद तंगी साहब की बात करवाएंगे जो वहाँ पर मौजूद थे, हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेटर हैं, और उनको उनकी जमात ने एक शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस भी ज़रा हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ सेनेटर हुमायूं महमूद साहब मौजूद होंगे, जी रानमा तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। इनसे पूछेंगे ये उस वक्त कहाँ थे। हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमें ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, उनसे कानूनी हैसियत इसकी पूछेंगे, इस करारदाद की। मुसद्दक घुमन साहब जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, पिंडी से पीटीआई के टिकट पे अप्लाई किया, उन्होंने टिकट तो अब पीटीआई का नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बहरामंद तंगी साहब की पहले बात सुनते हैं जी। बहरामंद तंगी साहब जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे। तंगी साहब, आपको अब तो आपकी पार्टी ने शो कॉज नोटिस भी दे दिया, तासुर ये पाया जा रहा है कि आपने करारदाद की हिमायत की और आप खामोश रहे, ये सही बात है जी? आप जो मीडिया के लोग हैं ना, खुदा की कसम, कितना ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। बेरमन ने मुखालिफत नहीं की, वो चुप रहा, उसे हिमायत की। मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूँ, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि
इस रिजोल्यूशन का पता ही नहीं था, और मैं इसलिए 2 बजे के सेशन में रहा कि उस दिन मैंने जो स्पीच की थी, मुझे धमकियां मिल रही थी बाहर मुल्कों की कुछ नंबर से। मुझे रात को 2 बजे धमकियां मिल रही थी, गालियां मिल रही थी, तो मैंने स्पीच किया और मैंने उस स्पीच में ये कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो ये मैंने स्पीच किया। उसके बाद सेनेटर दिलावर खान साहब ने एक रिजोल्यूशन निकाला, जिससे देखिए हो सकते हैं कि उनके दोस्तों से, उनके कुलीग्स के साथ, उनके हमख्यालों के साथ डिस्कस किया होता, लेकिन खुदा किसी को, इसलिए कि हम तीनों तो, मैं पीटीआई वाला और नून का, जो हम दूसरी तरफ बैठे थे, लेकिन जब उसने रिजोल्यूशन ले आया, फिर उसने पढ़ना शुरू किया, तो फिर चेयरमैन ने कहा किया गया। उसने कहा कि मैं रिजोल्यूशन टेबल करना चाहता हूँ। चेयरमैन ने इजाजत दी। किसी को पता नहीं था कि 6 टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, लेकिन जब उसने पढ़ा, फिर उस पर अफनान ने तकरीर की मुखालिफत में, और उसके बाद वोटिंग के लिए कहा गया। जब उस पर वोटिंग हो गई तो वहाँ 12-13 बंदे थे, हम 3 बंदे बैठे थे। हम तीनों ने नो कहा। पार्लियामेंटेरियन का तो यस नो है ना। जब उसने यस कहा, हम तीनों ने नो कहा, और मेजॉरिटी से इस रिजोल्यूशन को पास हुआ। लेकिन अब ये भी तो मामला है ना कि आप कोरम की निशानदेही कर सकते थे, आप इस मामले को रोक सकते थे, रुकावट बन सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर आपकी बातों से ये भी अंदाजा हो रहा है कि जैसे ये बिल्कुल अचानक था, इसलिए आप तैयार नहीं थे, बिल्कुल आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसी करारदाद आने वाली है। ये सही है, ये सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें इस रिजोल्यूशन का ना मुझे पता एहसास हुआ कि मैं कोरम पॉइंट आउट करूं, ना अफनान को, ना पीटीआई के सेनेटर को, किसी को पता ही नहीं था। और जब उसकी तकरीर हो गई तो हमारा हक बनता था कि हम कोरम पॉइंट आउट कर लेते, या इससे पहले जो हमारी पार्टी के देखिए, हम पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, नून के सेनेटर है, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर है, एनपी के सेनेटर है, मुख्तलिफ जमातों के सेनेटर आज अगर मौजूद होते तो ये नौबत न होती। और यही बदकिस्मती है कि हम तन्हाई भी लेते हैं, हम राहत भी लेते हैं, लेकिन हम सेनेट को तवज्जो नहीं देते हैं। इसी वजह से अगर हमारे लोग बैठे होते तो आज ये नौबत न होती, आज ये रेजोल्यूशन पास न होता। लेकिन ये बिल्कुल अचानक उसने निकाला, उसने वोटिंग के लिए कहा, और वोटिंग में 12-13 लोग बैठे थे, 14 थे, और हम 3 बंदे बैठे थे। हम तीनों ने मुखालिफत की। ये कह रहे हैं ना कि खामोश बैठा था, बिल्कुल गलत है। मैंने नो कहा है, डिसीजन ने नो कहा है, ये तो और अब अपना ने नो कहा। सेनेट की जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें देखेंगे कि आपने नो कहा, यानी आपकी पार्टी ने भी आपको एक शोकाज नोटिस दे दिया है। हुमायूं साहब वो कह रहे हैं आप लोग तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, लेकिन सेनेट में बैठते नहीं है, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये करारदाद पेश की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। इस तरह है कि जी नॉर्मली पिछले 3 साल से, ये मेरा तीसरा साल ख़त्म होने को आ रहा है, नॉर्मली तकरीबन 1:15 के करीब आसपास जुमे की नमाज से पहले मैंने देखा था एजेंडा भी ख़त्म हो गया था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। सिर्फ एक आध कोई बंदा इधर उधर वो नहीं होते, वो कोई ना कोई अपना कोई किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जैसे तंगी साहब ने कहा है, और ये सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं चला गया, मैंने लाहौर भी जाना था, और नॉर्मली मैं जुमे वाले दिन जो होता है, मैं जुमे के बाद अपनी सर्जरी रख लेता हूँ कि यार मैंने एक नाक की सर्जरी करनी थी। मुझे क्या पता था पीछे ये सेनेट में लोग नाक कटवा देंगे हमारी। अगर मुझे पता होता मैं सेनेट में रहता और नाक कटने ना देता। सिर्फ नाक नहीं कट रही थी, जमहूरियत की दुम भी काटने की कोशिश हो रही थी, तो चलें। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इस बात का मुझे बिल्कुल इल्म है कि तंगी साहब ने, अफनान ने और करदीब, ये 3 लोग थे जिन्होंने इसको अपोज किया, और मेरी इतलात के मुताबिक जो वहाँ मिनिस्टर बैठे हुए थे गवर्नमेंट के, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो असल चीज, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं समझता हूँ बहुत गलत हुआ है, वो ये हुआ है, और ये पहली बार हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे से तंगी साहब मुझसे 3 साल सीनियर हैं, तो ये बता सकते हैं कि उससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि जब एजेंडा भी खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई है, और जुमे के बाद ब्रेक दिया जाए, और ब्रेक के बाद दोबारा बुलाया जाए, और उसमें इस किस्म का, ये याद रखिए, इससे पहले भी इसी तरह के एक शब खून, एक बैकडोर चैनल की वजह से हम लोग पहले भी एक वो डाल चुके हैं, क्या कह सकते हैं उसे, एक इसी तरह की रेजोल्यूशन डाल चुके हैं जिसको आना नहीं चाहिए था। अब ये दूसरी बार इस तरह किया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत तरीका है, टोटली अनएक्सेप्टेबल।
आई एज अ सेनेटर, सबसे पहले मेरी अपनी गलती है कि मुझे एंड तक रहना चाहिए था, लेकिन नॉर्मली जब बिल्कुल खत्म हो रहा होता है, सारे चले गए थे लोग। फ्राइडेज को नॉर्मली चले जाते होते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में फ्राइडेज को कभी नहीं रखा, मैंने कभी नहीं देखा, लोगों की फ्लाइट्स होती हैं, लोग चले जाते हैं। तो जिस तरीके से ये हुआ था, आप सोचिए, जो बहुत रेगुलर लोगों में से मुश्ताक साहब वो भी नहीं थे, बाकी लोग भी नहीं थे, सिर्फ ये तीन बैठे हुए थे। JUI का कोई नहीं था, जमात इस्लामी का कोई नहीं था, MQM का कोई नहीं था। और मैं तो ये कहूंगा, अगर जो पार्टी अगर तंगी साहब को शो कॉज नोटिस दे रही है, तो वो उन सबको भी देना चाहिए जो वहां नहीं बैठे थे। एटलीस्ट ही वाज देयर, एटलीस्ट द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू तंगी साहब कि ये उधर बैठे हुए थे, जो थोड़ा बहुत लड़े हैं, बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल लेकिन ये ठीक। जिस तरीके से, और इसमें ये रेजोल्यूशन विदाउट दी अप्रूवल ऑफ चेयरमैन आ ही नहीं सकती। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हम कोशिश करते हैं अभी मुर्तज़ा सुलंगी साहब से भी हम बात करें। उन्होंने हुकूमत की तरफ से तर्जुमानी करते हुए ये कहा कि हम जो हैं वो इस करारदाद की हिमायत नहीं करते। तो वो आ जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या ये निगरान हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, उनका ज़ाती मौक़िफ़ था, लेकिन ज़ाहिर है वो वज़ीर इत्तलात है इस वक्त और वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी हैं। तो दोनों पोर्टफोलियोज़ बड़े अहम हैं और सुलंगी साहब से हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, जो एक और चीज़ थी जनाब, वो ये थी कि अभी आपने तंगी साहब की बात भी सुनी, वो कह रहे हैं कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। हम आपको क्या था, बाबर साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आज सेनेट में करारदाद पेश की गई, क्या उनको किसी ने एतमाद में लिया था, उनको मालूम था कि ये करारदाद आ रही है या नहीं आ रही? तो आइए जी ज़रा बात करते हैं कौदा साहब से और उनसे ये सवाल पूछते हैं। जी कौदा साहब, बताइएगा, आपको मालूम था कि करारदाद आ रही है? आप थे कॉन्फिडेंस में या नहीं थे? देखें, बात सुने, मैंने अभी एक और चैनल पे ये बात बताई है कि हमारी बाकायदा मीटिंग हुई है, हमारे जो मुश्किलात हैं बलूचिस्तान में और KPK में हमने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद जाकर हमने ये फैसला किया कि हम एक इस तरह का करारदाद लेकर आएंगे। इनफैक्ट जरूर हमें दिलावर साहब ने अप्रोच किया था, लेकिन इसमें हम लोग सब लोगों के जितने भी ताफ़ुज़ात थे वो सब शामिल थे। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा संजीदा और बड़ा वाज़े और बड़ा सख्त हुक्म अपनी जगह पर मौजूद है, पत्थर पे लकीर कहा हुआ, तो फिर भी ये करारदाद लाने की वजह बाबर साहब? देखें हमारे पार्लियामेंट में जितने बड़े लीडरान रहे हैं या हैं अभी भी, उनको हम उन पे हमले नहीं हुए क्या? उनकी जिंदगी या उनके वर्कर्स की जिंदगी या हवाम जो वोट देने के लिए निकलती है, उनकी जिंदगी इतनी आसान है कि हम उनको मरने के लिए छोड़ दें? हमने तो सिर्फ एक बात की है कि भाई हमें आप लोग तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, अगर आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो इलेक्शन डिले कर दें, ये कहा है हमने। हमने ये तो नहीं कहा कि हमें इलेक्शन चाहिए नहीं, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, लेकिन उस शर्त पे होने चाहिए जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। हमारे जितने लोग हो उनके, अगर वो नहीं है तो बैठे ना, प्लान बनाए। हमारे पास निगरान हुकूमत है, प्लान दे दे कि भाई हमने यहाँ पर इनसिक्योरिटी इंतजाम किए हैं, वो तो उसके लिए डिले कर दे। हमने ये बात की है, हमने डिले की बात सिर्फ इसलिए की है, वो हमें कोई प्लान तो दें, बताएं तो सही कि हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं। जी ठीक है, बेहतर तो खैर ये होता बाबर साहब कि आप किसी मुतलका फोरम पे जाते, लेकिन खैर बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। जैसे मैं पहले इब्तदाई में भी कह रही थी कि ऐसी करारदाद क्यों नहीं लाई जा सकती कि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, यकीन दहानी कराई जाए, फ़ौज यकीन दहानी कराए, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, पुलिस, हर इदारा ये यकीन दहानी कराए कि तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा ताकि इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन माहौल में हो सके। हमें ज्वाइन किया जी निगरान वज़ीर इत्तलात और ये निगरान वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी हैं सुलंगी साहब। तो दोनों पोर्टफोलियो, जैसे मैं कहती, बड़े अहम हैं और सुलंगी साहब का जो बयान है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को यकीनन एक नए इंतखाबात की ज़रूरत है ताकि मुंतखब हुकूमत आए। सुलंगी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है अब आपने जब इस करारदाद की मुखालफत की, पहले तो ये बताइए कि क्या आपके इल्म में था कि कोई ऐसी करारदाद आ रही है, क्योंकि उस वक्त आप ऐवान में मौजूद नहीं थे और आपकी मौजूदगी दोबारा जब हुई तो उसके बाद दोबारा इसको पेश किया गया? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं था। मैं वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग में था, तो मुझे वहाँ पर मेरे स्टाफ ने कॉल करके बताया कि जी आपको याद कर रहे हैं सेनेट में, ये दूसरा सेशन था आज में, पहले सुबह में हुआ था, तो मैं तो ये समझ के गया कि अब कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो इस करारदाद पर बहस हो रही थी।
तो मुझे पहले से कोई पेश की इत्तला नहीं। तो क्या ये जो आपने मुखालफत की है, ये आपकी ज़ाती हैसियत में, एक वज़ीर की हैसियत में मुखालफत थी, लेकिन आप तर्जुमानी करते हैं निगरान हुकूमत के, फिर आप पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, ये निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ समझा जाए? अब तो जी निगरान हुकूमत का ही मौक़िफ़ है, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई हिदायत नहीं थी। मैंने जो उस वक्त तक जो हुकूमत की पॉलिसी थी, काबीना की, वज़ीर आज़म की, जो कि मुस्तकिल हमें यही मौक़िफ़ अख्तियार करते रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है उसको तस्लीम करते हैं, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी की तारीख दी हुई है, तो हम उसके पीछे खड़े हैं। और हमारे ख्याल में जो इंतखाबात की तारीख देना और उसमें तब्दीली का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो अख्तियार निगरान हुकूमत के पास है नहीं। लेकिन तो जो अख्तियार हमारे पास है नहीं, तो उस पे हम कैसे किसी ऐसे ही करारदाद की हिमायत कर सकते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है उसके खिलाफ है। सोलंकी साहब, बहुत सारे लोग इसको एक साजिश कहते हैं और कुछ सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत के सरबराह यानी कि वज़ीर आज़म कुछ लोगों को ज़ाती उसमें नोयत की डिस्कशंस में ये कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे और हम लोग लंबे अरसे तक रहने वाले हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही बेबुनियाद किस्म की एक प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म ने इस तरह की कोई बात किसी से नहीं कही और न इसका कोई सबूत है। इसका मकसद सिर्फ निगरान हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ एक मकरूह प्रोपेगेंडा करना है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर पार्लिमानी उमूर हमसे बात कर रहे थे, जो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि जो निगरान हुकूमत की शुरू से पॉलिसी रही है वो यही है। हसन रज़ा पाशा साहब से बदकिस्मती से हमारी बात उस वक्त हो नहीं पाई और उन्होंने जाना भी था, सो हम चाहेंगे कि किसी और माहिर कानून को ज़हमत दें या हसन रज़ा पाशा साहब से ब्रेक के बाद एक बार रिक्वेस्ट की जाए कि वो इसकी जो कानूनी हैसियत है इसकी वो भी बता दें। जैसे मैं कह रही थी कि सिर्फ 11 लोग जो हैं उनको आप कसरते राय से और पूरे ऐवान बाला से मंसूब नहीं कर सकते। हमारी महमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते इसी मामले पे बात करेंगे कि आखिर मुहर्रकात क्या हैं। कभी कहीं पिटीशन जाती है, कभी कोई पिटीशन लेके किसी कोर्ट में जाता है, इंतखाबात मुलतवी करा दे। कौन चाहता है कि इंतखाबात पाकिस्तान में ना हों, और अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब ने जाना है, तो सबसे पहले हसन रज़ा पाशा साहब आप बता दीजिए कानूनी हैसियत क्या है इसकी, और जो नंबर है, मतलब 14 लोग वहां पर मौजूद थे, 11 ने हिमायत की और कसरते राय से हम सारा दिन फ्लैश करते रहे। यू थिंक इसको कसरते राय समझना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये एक होम्योपैथिक सी करारदाद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखें कि कोरम भी पूरा नहीं था। पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन इसकी सदारत कर रहे थे, सादक संजरानी साहब, उनको चाहिए था कि वो ये पॉइंट आउट करते, या फिर कोई और सेनेटर कोरम की निशानदेही करता, लेकिन नहीं की गई और कसरत राय से कहा गया जी कि ये मंजूर हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी खुश आइंद है। हर पॉलिटिकल पार्टी डिसफोन कर रही है और उनके लिए बस एक ही राह है कि कल रिक्विजिशन दें, इजलास बुलवाएं सेनेट का और उसमें टेबल करें ये रेजोल्यूशन के 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, तब ये दाग धुल पाएगा। अदरवाइज आप देखें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के सेनेटर खामोश बैठे रहे, उनमें से पता चला कि एक पार्टी ने तो शोकाज नोटिस दे दी है पीपल्स जी, पार्टी लेकिन वो आप जब आपसे बात नहीं हो पा रही थी, बैरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं मैंने नो किया है और मैं बोला हूँ। हुमायूं साहब भी कह रहे हैं कि मुखालफत की खबर इनके पास भी है कि तीनों ने की मुखालफत, लेकिन कोरम ने निशानदेही उसकी की। कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की गई? बहरहाल ये दाग तभी धुल सकेगा कि तमाम पार्टीज रिक्विजिशन करें मुतफिका तौर पे और सेनेट में ये करारदाद लेकर आए, फिर सूरत हाल ये साबित होगी। अदरवाइज ये ताने बाने, मैं इधर बैठ के कोई और मिलाऊंगा, आप उधर, और बाकी सारी अबचे में गोइयां अजीबो गरीब शुरू हो गई हैं कि आखिर इस मरहले पे, जबकि इंतखाबात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, सिर्फ अब बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है, तो ये क्यों करारदाद आई है? ये ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सोलंकी साहब को कि उन्होंने अपने वहां पे स्पीच में इसको डिसोन किया और मुखालफत की। तो ये भी एक इल्जाम जो केयर टेकर गवर्नमेंट पे लग रहा था, ये भी उन्होंने अनडू कर दिया। तो
یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن جہاں سے اس کے تانے بانے آ رہے ہیں کم از کم اس کو کاٹنا چاہیے، اور یہ تاثر پورے ملک پہ جانا چاہیے کہ ایوان بالا سے یہ جو قرارداد کی گئی ہے یہ ایک سازش کا نتیجہ نہیں تھی، یہ کسی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ اگر اس کو سازش کے نتیجہ بنائیں گے تو یہ پھر اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے اپنی ایک اور کمٹمنٹ میں ہمیں وقت دیا۔ ہمایوں صاحب، آخری سوال آپ سے بھی یہی ہے، کل کیا آئے گی ریکوزیشن آپ کے خیال میں؟ تمام سیاسی جماعتیں کوشش کریں گی کہ اس داغ کو دھوئیں اپنے اوپر سے اور ایوان بالا کی عزت بحال کریں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ناک کٹوا دی سینیٹرز نے، اب کیسے بحال ہوگی عزت؟ دیکھیں حسن صاحب نے جو ورڈ یوز کیا نا کہ یہ ہومیوپیتھک نہیں، یہ سپوریس ڈرگ میں آتا ہے۔ سپوریس ڈرگ کا مطلب ہوتا ہے جو جال سازی سے بنائی جاتی ہے، جس کے اندر ایکچوئل چیز نہیں ہوتی۔ میرے لحاظ سے یہ سپوریس ڈرگ ہے جو کہ سینٹ کے تھرو کیا گیا ہے، اور اس کے انفارچونیٹلی میرے نہیں خیال کہ اس کی کوئی ویٹیج ہے، ٹو بی ویری آنسٹ۔ یہ صرف ایک ہو گیا جس بیسس پہ یہ لوگ کر کے گئے۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کو ہم سیکیورٹی دے بھی دیں، کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی موت نہیں ہوگی؟ اچھا میں اس بحث میں نہیں جاتی، ذرا یہاں پہ رکیے گا، میں آپ کے پاس آؤں گی۔ جو وجوہات افنان نے ان لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ اچھا، جو افنان نے وجوہات بتائی میں نے وہ بھی آپ سے پوچھنی ہے۔ گھمن صاحب، آپ تو دھڑا دھڑ تقریریں کر رہے ہیں، کورنر میٹنگز کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں، آپ کو کیسی لگی یہ خبر جب آپ اپنی کیمپین میں تھے؟ دیکھیں جی، بڑی افسوسناک خبر یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن، جیسے پاشا صاحب نے کہا، کہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی کیمپین سٹارٹ ہونی ہے باقاعدہ طور پہ ٹکٹس کی الاٹمنٹ کے بعد۔ تو اس وقت میں ایک ایسی قرارداد کے آنا وہ بڑا افسوسناک ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں، پاکستان میں پہلی دفعہ یہ فروری کے اندر الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ اس سے قبل جو ہے 2008 میں بھی فروری کے اندر الیکشن ہوئے، 1997 کے الیکشن بھی فروری کے اندر ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوئی نیا الیکشن نہیں ہونے جا رہا فروری کے اندر کہ بہت سردی ہے اور اس میں پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اصل بات یہ ہے جی، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے اس قرارداد کی، ایک سمبولک حیثیت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سینٹ کے اندر ریکوزیشن دیں پولیٹیکل پارٹیز، اور کل اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ سینٹ کی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ریزولوشن کو پاس کرے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری 2023 کو ہونے چاہیے، 24 کو ہونے چاہیے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو تانے بانے کی بات سر کی جاتی ہے نا، کہ بھی اس وقت الیکشن کے اوپر جو ہے جو بادل منڈلا رہے ہیں، ایک خدشات کے بادل ہیں کہ بھی پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور اتنے قریب آ کے بھی آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی الیکشن نہیں ہو سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو فروری میں الیکشن ہونے تھے، یہ بنیادی طور پہ الیکشن نومبر 2023 میں ہونے تھے، پہلے ہی یہ لیٹ ہے۔ یہ 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ پابندی تھی۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اس وقت بھی یہ حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر یہ جو الیکشن کی بات کی گئی، وہ سچویشن ظاہر ہے کہیں اور تھی، لیکن عطا بندیال صاحب اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ ہمایوں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہاں پر بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شہادت اوان صاحب سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ سنوائیں گے آپ کو۔ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر سے پہلے بھی آپ بات کر چکے ہیں، اور ان کی آپ نے بات سن لی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو وہاں پر موجودگی میں اس کو نو کیا تھا، لیکن کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب پتھر پہ لکیر کہہ کے اس پہ عمل درآمد کرا پائیں گے؟ یعنی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ آؤ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے تمام جماعتوں کی طرف سے اس کی مذمت بھی آئی ہے اور اس کو جمہوریت کے خلاف سازش بھی کہا گیا، اس کو چور دروازے سے ایک کوشش بھی کہا گیا جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازش بھی لوگ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر شہادت اوان صاحب، جو کہ سابق وزیر قانون بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، لیکن بڑے مائع ناز ماہر قانون، ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ شہادت صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج یہ جو جس طرح سے یہ قرارداد آئی ہے اور اس کے بعد سے اب تک کا جو سینیریو بنا ہے، کیا اوپینین ہے آپ کی اس پہ؟ میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے مطلب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پارلیمنٹری جو پریکٹسز ہیں اس کے خلاف جو ہے اس قسم کے ریزولوشن کوئی موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہاؤس پہ جنگ ہو چکا ہے تو وہ اس قسم کی موو کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بھی سلسلہ تقریباً وہی رہا ہے کہ ہاؤس میں جنگ کیا گیا تو 2 بجے فوزیہ ارشد صاحبہ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں ان کی اسپیچ کے لیے، اور جب چیئرمین صاحب ہاؤس میں وہ تھے اور خالی ایک میں تھا
मुझे चेयरमैन साहब ने कहा, मतलब शहादत अमान साहब, तो मैंने कहा सर ये तो जिसने रिक्वेस्ट की थी इस चीज के लिए वो हाउस में नहीं है, तो आप एडजर्न कर दें। और मुझे बोला आप क्या कहेंगे, तो मैंने भुट्टो साहब के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से दो अल्फाज कहे, और मैंने कहा सब लोग कमेटी की 2 बजे मीटिंग है, जा चुके हैं, मैंने भी जाना है। तो वो उसके बाद एक सेनेटर और आ गई, तो उन्होंने कहा जी कि वो स्पीच करने, तो मैं भी इजाजत दे के चला गया। जब वहाँ पहुंचा स्टैंडिंग कमेटी में तो पता चला कि हाउस में कोई रेजोल्यूशन आ गया। जब तक ऊपर जीना चढ़ के आया तो बोला जी कुछ पास भी हो गया। ये एजेंडे के ऊपर नहीं था, ऑर्डर ऑफ द डे जो उसके ऊपर नहीं था, और मैं समझता हूँ कि इसका कोई मतलब इम्पैक्ट जो है रेजोल्यूशन तो यकीनी तौर पे आप जो भी कहें हाउस के अंदर है, लेकिन हाउस के अंदर एजेंडे में होता, सेनेटर्स होते, उनका टेक लेते, उसके बाद अगर पास होता तो आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, सेनेट ने यूनानिमस इसको जो है। बहुत शुक्रिया शाहिद अमान साहब। आप भी यही कह रहे हैं कि ना एजेंडे पे था, ना किसी को पता था, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ। अब आखिर में मैं मुसद्दक घुमन साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करिए, लेकिन इस रेजोल्यूशन में जो एतराज़ात हैं वो JUIF बहुत ज़्यादा उठा रही है। मौसम का भी कहा जा रहा है, सिक्योरिटी का भी कहा जा रहा है, बाकी कोई ऐसी सोच पाई जाती है किसी हल्के में कि ना हो इलेक्शन? कौन नहीं चाहता कि इलेक्शन ना हो? देखें बात ये है जी कि वो लोग नहीं चाहते इलेक्शन ना हो जिनको जो खौफज़दा ये हैं कि वो हार जाएंगे। जिनको खौफ है शिकस्त का वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। ये उनकी मिसाल, और वो ये चाहते हैं कि उनको पहले से यकीन दहानी करा दी जाए कि वो इलेक्शन जीत भी जाएंगे और वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं है इलेक्शन के अंदर। उनकी मिसाल उस बच्चे की तरह है जिसने स्कूल जाने से इनकार किया ये कह कर कि मुझे डर है कि आप मुझे फेल कर देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं बेटा आप स्कूल में पहले दाखिल तो हो। तो वो कहने लगा नहीं पहले मुझे पास करो तब मैं स्कूल में दाखिल हूँगा। तो इनकी जो है ना मिसाल ये कहते हैं जी पहले हमें इलेक्शन जितवा दें फिर उसके बाद वज़ीर आज़म बनवा दें। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो है वो आपको हार और जीत का सामना करना पड़ता है और आपको दिलेरी के साथ सामना करना चाहिए। और ये कुव्वतें जो हैं इन्होंने आपके इलेक्शन पहले भी नहीं होने दिए। जो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे सूबाई असम्बलियों के, इन कुव्वतों ने टाइम के ऊपर जो है वो असम्बली तहलील नहीं होने दी। इन्होंने वक्त से पहले असम्बली तोड़ी ताकि 90 दिन का टाइम मिले। अदालत पे आपको है यकीन? काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत पे आपको यकीन है कि वो इम्प्लीमेंट कराएंगे? क्योंकि उन्होंने तो कहा पत्थर पे लकीर है। नहीं हमें बिल्कुल यकीन है, पूरा फेथ है उनके ऊपर कि वो इलेक्शन को की वक्त पे जो है वो उसको बिल्कुल इनेकाद को यकीनी बनाएंगे और हमें इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वाहिद उम्मीद है जो पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से, बिलखसूस तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद भी है, एतबार भी है और उम्मीद भी उन्हीं के साथ, उन्हीं से है। अभी आपको बल्ले के लिए भी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है कि आप लोगों को साइन मिल जाएगा? ये जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं मुझे वो भी समझाइए। वो कह रहे हैं आप लोग जब आज़ाद जाएंगे, अगर नहीं आपको रिलीफ मिलता, आज़ाद जाते हुए एक सिंबल कैसे लेंगे आप लोग? देखिए पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें बल्ले का इंतहाबी निशान मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूं इलेक्शन से बाहर रख के जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ और बल्ले का इंतहाबी निशान जो है इंशाअल्लाह ताला बहाल होगा। लेकिन बिलफर्ज अगर बल्ले का इंतहाबी निशान जो है हाकम बदहन मेरे मुँह में खाक अगर नहीं मिलता तो प्लान B और C तहरीक इंसाफ के पास तैयार हैं। वो इंडिपेंडेंट की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में हम जाएंगे। और इलेक्शन ये तहरीक इंसाफ का है, ये नविश्ता दीवार है, कोई अगर नहीं इसको पढ़ना चाहता। और मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त लीडरशिप के साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए तमाम कुव्वतों को। बहुत शुक्रिया मुसद्दक घुमन साहब, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, बैरामन तंगी साहब, शहादत अवान साहब, सेनेटर कदा बाबर साहब और मुर्तज़ा सुलंगी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। एक भोंडी साजिश या भोंडे तरीके से एक हरकत की गई है, लेकिन सियासी जमातों पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 24 करोड़ से ज़ायद अवाम का बुनियादी हक है कि वो अपने वोट से आइंदा के लिए अपने हुक्मरान चुने। इस मुल्क में इस वक्त मुंतखब निज़ाम नहीं है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुंतखब निज़ाम ही लाजिम है और उसके लिए इलेक्शन मलजूम है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।